Hello all, welcome to IAS Galiara. In the last video, we were discussing the syllabi of geography in which we have completed physical geography. Today, we will discuss the remaining part of syllabi, that is human geography and economic geography. Before moving ahead, there is an important message to the viewers that in the upcoming days, I am going to upload history lectures that will be discussed in very comprehensive manner. So keep an eye on it. To get regular updates, subscribe to IAS Galiara and do not forget to press the bell icon. तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कस कर रहा था और सिलेबस को डिस्कस करने के लिए मैंने ये जीएस स्कोर का डॉक्यूमेंट यूज़ किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए सीधे सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो मैंने बताया था फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये तीन पार्ट होते हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, एक इंडियन ज्योग्राफी और होता है, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक, तो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम चलेंगे सीधे ह्यूमन ज्योग्राफी पर। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में सबसे पहले टॉपिक होगा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के बाद हम देखेंगे अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बाद हम देखेंगे सेंसस। ओके, सेंसस के बाद हम देखेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी के बारे में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद हम देखेंगे मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स के बाद में हम देखेंगे एनर्जी रिसोर्स। एनर्जी रिसोर्स के बाद इंडस्ट्रीज। ठीक, इंडस्ट्रीज के बाद हम देखेंगे रिसेंट डेवलपमेंट्स। ये करंट अफेयर का पार्ट है, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो डेमोग्राफी जो होती है ना, वो एक जगह की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होती है। मतलब पॉपुलेशन को ही देखते हैं डेमोग्राफी में, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, फिर देखा जाएगा पॉपुलेशन किस तरीके से कौन कौन सी जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे अगर दिल्ली की बात करें तो वहाँ की डेमोग्राफी हाई है, और अगर वहीं हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें या हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो वहाँ की डेमोग्राफी बहुत कम है। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फिजिकल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ठीक है, फिर हम देखेंगे वर्ल्ड की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें इक्यूमिन रीजन और नॉन इक्यूमिन रीजन देखेंगे। ठीक है, कंटेंट वाइज कॉन्टिनेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे पॉपुलेशन का। भाई पॉपुलेशन स्टेट की, इंडिया की मतलब कंट्री की, और वर्ल्ड की देखेंगे ना। ठीक, फिर डेंसिटी के बारे में देखा जाएगा, ये भी एक डेमोग्राफी का पार्ट है। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। पैटर्न कैसा है पॉपुलेशन डेंसिटी का, पॉपुलेशन इंक्रीज या पॉपुलेशन ग्रोथ इन द वर्ल्ड, पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे हो रही है, कितनी ग्रोथ हो रही है और कहाँ पर कितनी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी, लेकिन रिसोर्स अभी फिलहाल क्या हो रहा है, रिसोर्स कम होते जा रहे हैं। क्यों? पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, एकदम बूम पे चली गई पॉपुलेशन। ठीक है, तो इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं, हम उनको देखेंगे। ठीक, और देखेंगे प्रेजेंट में ट्रेंड क्या चल रहा है पॉपुलेशन का, फ्यूचर में हमने क्या प्रोजेक्शन कर रखे हैं। जैसे अभी चाइना जो है वन चाइल्ड पॉलिसी लेके आया है। ठीक है, अपन भी इंडिया वाले भी मतलब टू चाइल्ड पॉलिसी पे अटके हुए हैं कि हम दो हमारे दो, और अभी भी मतलब आगे भी बात चल रही है कि ऐसा किया जाएगा कि एक बच्चा सबसे अच्छा। दैट्स ऑल। डिटर्मिनेंट देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ के कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर देखेंगे नेचुरली तरीके से पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हुई। ठीक, करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे पॉपुलेशन के, जिसमें हम एज कंपोजिशन, पॉपुलेशन पिरामिड्स, सेक्स कंपोजिशन और लिटरेसी। ठीक, इन सब के बारे में देखेंगे कि पॉपुलेशन के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक, थ्योरीज देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ की, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, DTT। DTT। ठीक, जो ये DTT है ना, वो माल्थुजियन और मार्क्सियन थ्योरी के ऊपर बेस्ड है।
फिर देखेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन, ये 3 अलग टॉपिक हैं, ठीक। फिर पॉपुलेशन की प्रॉब्लम्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें देखेंगे कि डेवलपिंग कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में पॉपुलेशन के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर देखेंगे एक कॉन्टिनेंट में, जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसमें डिलेमा क्या चल रहा है पॉपुलेशन का। पॉपुलेशन पॉलिसीज ऑफ चाइना, देखा मैंने बोला ना, चाइना की पॉपुलेशन पॉलिसी, इंडिया की पॉपुलेशन पॉलिसी, उसके बारे में। वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, एक्चुअली ये सेटलमेंट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी हम डेमोग्राफी में देखेंगे इसको, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हाउस टाइप्स विद रिलीफ, क्लाइमेट एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है ना। फिर सीधे चले आएंगे हम अर्बनाइजेशन पे। अर्बनाइजेशन में हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक फीचर क्या है और पैटर्न क्या है इंडिया के अर्बनाइजेशन पैटर्न, ठीक है। इश्यूज देखेंगे अर्बनाइजेशन को लेकर के, जिसमें हम देखेंगे रूरल अर्बन माइग्रेशन, रूरल से अर्बन की तरफ जो माइग्रेशन हो रहा है उसको देखेंगे, ठीक। इमरजेंस ऑफ स्लम, भाई जब माइग्रेशन होगा रूरल से अर्बन की तरफ, अगर वहाँ पे उनको रहने को घर नहीं मिलेगा, अच्छा खाना नहीं मिलेगा, तो स्लम एरियाज डेवलप होंगे पेरीफेरीज पे, ठीक है। फिर देखेंगे अर्बन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट डिस्पोजल किस तरीके से किया जाता है अर्बन सिटीज़ में, अर्बन एरियाज़ में, वाटर सप्लाई कैसी रहती है, ड्रेनेज सिस्टम कैसा रहता है वहाँ का, सैनिटेशन सिस्टम कैसा है। फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को वो कैसे मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का, ठीक। अर्बन पॉवर्टी के बारे में देखेंगे, और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बिल है रियल एस्टेट बिल, ठीक है, वो अर्बन प्लानिंग में यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर देखेंगे वे फॉरवर्ड, कि आगे क्या क्या हम मतलब जो इश्यूज हैं उनको टैकल करने के लिए क्या क्या रास्ते अपना सकते हैं अर्बनाइजेशन के रिलेटेड, ठीक। जिसमें एक इंक्लूसिव सिटी या स्मार्ट सिटीज़ को देख, जिसमें मतलब लगभग 100 शहरों को स्मार्ट सिटी की योजना में लाया गया, ठीक, जिसमें हमारा आगरा भी है, ये बहुत ज़्यादा सौभाग्य की बात है। और ठीक है, फिर देखेंगे रिसेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम, जैसे अमृत हो गया, ठीक है ना, अमृत हो गया। फिर देखेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक, रिहेबिलिटेशन पॉलिसी है उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, अर्बन सेटलमेंट के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ अर्बन सेटलमेंट, सेटलमेंट अर्बन सेटलमेंट्स की मॉर्फोलॉजी को देखा जाएगा, टाउन प्लानिंग किस तरीके से की जाती है और रूरल सेटलमेंट के पैटर्न क्या क्या है, ठीक है। हमने अर्बन सेटलमेंट के पैटर्न देखे, रूरल सेटलमेंट के भी पैटर्न देखेंगे, ठीक। सेटलमेंट टाइप्स कौन कौन से हैं वर्ल्ड में, किस तरीके से सेटलमेंट किया जाता है रूरल में, अर्बन में, ठीक है ना, और भी बाकी जगह पर, यूएसए हो गया, यूरोप हो गया, ठीक है ना, मतलब जो वो डेवलप कंट्रीज हैं, अपन डेवलपिंग स्टेज में है अभी, ठीक है, तो वहाँ का सेटलमेंट टाइप जो होगा वो डिफरेंट होगा, यहाँ का सेटलमेंट टाइप डिफरेंट होगा। माइग्रेशन देखेंगे, माइग्रेशन में हम 2 तरह के फैक्टर्स देखते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स, ठीक। एमिग्रेशन देखेंगे, एक होता है माइग्रेशन, एक होता है एमिग्रेशन, एमिग्रेंट और हाँ नहीं, माइग्रेशन 2 तरीके का होता है, माइग्रेशन जो है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है एमिग्रेंट एमिग्रेशन, ठीक है, और एक होता है इमिग्रेशन इमिग्रेशन, ठीक है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। इंटरनल वर्सेस वर्ल्ड माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन और वर्ल्ड माइग्रेशन, ठीक है, मतलब अगर एक कंट्री के अंदर माइग्रेशन हो रहा है तो वो इंटरनल माइग्रेशन हो गया, अगर ब्रॉड माइग्रेशन कर रहे हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड माइग्रेशन कर रहे हैं तो वो वर्ल्ड माइग्रेशन हो गया, ठीक। फंक्शनल क्लासिफिकेशन देखेंगे सिटीज़ के, डिफरेंस बिटवीन बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स और उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे, रूरल अर्बन फ्रिंज कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस और प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेशनल अर्बनाइजेशन पॉलिसी और प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग्स को देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ अर्बन प्लानिंग्स को देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे लैंड कवर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो लैंड थी उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से जो एग्रीकल्चरल लैंड थी या फॉरेस्ट लैंड थी उसको काट करके एक कंक्रीट फॉरेस्ट क्रिएट कर दिया गया, ठीक है, उसको देखेंगे। लैंड कहाँ से किस तरीके से कवर्ड है, ट्रांसफॉर्म कैसे हुई उसको देखेंगे, ठीक है ना।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रूरल सेटलमेंट एंड देयर टाइप्स एंड पैटर्न्स, ठीक है, उसको फैक्टर्स को देखा जाएगा। सिटीज़, उनका हेरार्कियल क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दो तरीके के क्लासिफिकेशन देखेंगे, एक हेरार्किकल और एक मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। सेंसस में बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे लिटरेसी सेक्शन, सेंसस के बारे में, ठीक, कौन कौन सा स्टेट कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, ठीक। अब इंडिया की मैं बात करूं तो केरला की जो लिटरेसी लेवल है ना, सबसे ज़्यादा हाई है, ठीक है। सेक्स रेशियो भी में भी शायद साउथ सदर्न स्टेट्स का ही ज़्यादा है, या नहीं, हो सकता है नहीं, शायद सदर्न स्टेट्स का ही ज़्यादा है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग किस तरीके से होगी उसके सेंसस के बारे में, ओल्ड एज सेंसस, एज स्ट्रक्चर सेंसस, डेंसिटी सेंसस। डेंसिटी में दिल्ली, माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन की वजह से दिल्ली की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब एक हो गया जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, इनकी बहुत पॉपुलेशन डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे। सेंसस टर्मिनोलॉजी, सेंसस से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज को यूज़ किया जाता है उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखेंगे लैंड रिसोर्स, लैंड यूज़ कैसे की जाती है, किस तरीके से लैंड का यूज़ किया जा रहा है एग्रीकल्चर में, ठीक है। लैंड की कैपेबिलिटी के बारे में चर्चा होगी और उसके क्लासिफिकेशन। लैंड डिग्रेडेशन के क्या कॉजेज हैं, किस तरीके क्यों लैंड डिग्रेड होती जा रही है, ठीक है, उसके कॉजेज के बारे में बात करेंगे। इम्पैक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, अब कॉजेज की बात की है तो इम्पैक्ट की भी बात करेंगे कि ह्यूमन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन का, ह्यूमन की नहीं, इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है लैंड डिग्रेडेशन का, ठीक। और इस लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं और सस्टेनेबल तरीके से लैंड को मैनेज कैसे करना है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जिसमें हम देखेंगे हाँ, परफॉर्मेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, परफॉर्मेंस को देखेंगे। टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन इंडिया, टाइप्स ऑफ फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। ड्राई जोन फार्मिंग कौन सी होती है, कहाँ कहाँ पर की जाती है, उसके बारे में देखेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी सिक्किम को और नंबर ऑर्गेनिक स्टेट्स का दर्जा मिल गया सिक्किम को, ठीक है। क्रॉपिंग सीजन्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स हैं इंडिया में, क्रॉपिंग पैटर्न देखेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर रीजनलाइजेशन देखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, जिसमें सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन। भाई एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर तो यही है ना, अब वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं कि ब्रिजेस बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, वो अलग वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर का इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होगा, सीड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, ठीक है। फिर हम देखेंगे लैंड यूज पैटर्न के बारे में, लैंड यूज पैटर्न के बारे में देखेंगे, ठीक है। फिर हम सीधे चले आएंगे इंस्टीट्यूशनल फैक्टर एज लैंड रिफॉर्म, लैंड को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या कौन कौन से कदम उठाए गए थे, ठीक है, उसके बारे में। हॉर्टिकल्चर सेक्टर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, जिसमें वाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, एटसेट्रा, ठीक है, बहुत सारे रेवोल्यूशन आते हैं। एग्रीकल्चर लेबर्स के बारे में बात करेंगे। प्राइस पॉलिसी कैसी है एग्रीकल्चर के लिए, अभी जो मुद्दे उठ रहे हैं एमएसपी को लेकर के, ठीक है ना। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एपीएमसी, ठीक है ना, वही सब चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर का इंश्योरेंस, एग्रीकल्चर का सेंसस के बारे में देखेंगे। मेजर स्कीम्स इन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स चलाई जा रही हैं को उनके बारे में देखेंगे। नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज का एग्रीकल्चर पे, या अगर हम इसका वाइस वर्सा करें कि एग्रीकल्चर से क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है।
व्हाट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। यूज ऑफ आईटी इन एग्रीकल्चर, किस तरीके से एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया जा सकता है। जानते हो ब्रिटिश टाइम पर भी एग्रीकल्चर जो है मैकेनाइज नहीं था, बिल्कुल भी मैकेनाइज नहीं था। लोग हल चलाते थे, बैल चलाते थे, ठीक है। लेकिन आज जैसे धीरे 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 एग्रीकल्चर को मैकेनाइज किया गया। इसमें हम ट्रैक्टर्स, बहुत सारे मतलब इक्विपमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं, बहुत महंगे आते हैं वो, ठीक है। एग्रीकल्चरल इश्यूज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कौन कौन से इश्यूज हैं और चैलेंजेस क्या क्या हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ, ठीक। प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप एंड कंडीशन फॉर ग्रोथ, ग्रोथ को लेकर के कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। जैसे वीट हो गया, उसके लिए कैसा क्लाइमेट चाहिए, कितना पानी चाहिए, सॉइल में कितनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, कितना फर्टिलाइजर डालना चाहिए, बीज को कितने नीचे दबाना चाहिए, एट्सेट्रा, ठीक है ना। वीट को लेकर के देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी वैरायटीज़, ठीक। कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए कौन कौन सी कंडीशन सूटेबल रहती हैं, परफेक्ट रहती हैं। टाइप्स ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कौन कौन से टाइप का होता है वीट के लिए, ठीक। प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में देखेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, ठीक। वीट को किस तरीके से इंटरनेशनल मार्केट में भेजा जाता है और कितना भेजा जाता है, ठीक है। पहले जब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं था, जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, ठीक है, तो इंडिया जो है जो ग्रो करता था शायद उससे ज़्यादा नीड पूरी नहीं हो पाती थी, तभी तो इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन आज ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया जो है अपनी ज़रूरतों को भी पूरी करता है, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में अदर कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी करता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी करता है, ठीक। फिर हम देखेंगे राइस के बारे में, इसमें भी वही चीज़ें हैं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, वेराइटीज़, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्रोडक्शन पैटर्न और इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। फिर देखेंगे भुट्टा, कॉर्न के बारे में, ठीक। इसमें भी वही सब चीज़ें हैं, कंडीशन ऑफ ग्रोथ हो गया, प्रोडक्शन पैटर्न हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, मेथड ऑफ कल्टीवेशन हो गया, वही सब चीज़ें हैं। बार्ले मतलब जौ, ठीक। कंडीशन ऑफ ग्रोथ, प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड, ओट्स हो गया, राई हो गया। बेवरेजेस में देखेंगे, देखो टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसमें भी कंडीशन वही है, सब चीज़ें हैं कि मतलब कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक। कॉफ़ी हो गया, कॉफ़ी में भी यही है, इंटरनेशनल ट्रेड। कोकोआ, अच्छा मेरे को कोकोआ कोकोआ और कॉफ़ी, इन दोनों में मेरे को कमेंट में डिफरेंस बताना है, ठीक है। चलो कोकोआ देख लेंगे, फिर टोबैको देखेंगे। टोबैको में भी वही कंडीशन ऑफ ग्रोथ, फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है, मतलब पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन और इंटरनेशनल ट्रेड। फाइबर क्रॉप्स में देखेंगे तो कॉटन, कॉटन में भी वही सब, वैरायटी, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। जूट, जूट में भी वही है, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड। सब्सटीट्यूट ऑफ जो जूट के सब्सटीट्यूट कौन कौन से हैं, एक है हेम्प और एक है फ्लेक्स, इसके बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अबाका, हेनिकुनो और सिसाल, ये भी सब्सटीट्यूट ही हैं। टोटल कितने सब्सटीट्यूट हो गए, 5, जिसमें कौन कौन से हैं, फ्लैक्स, टेम्प, अबाका, हेनिकुनो और सिसेल, ठीक। फिर हम देखेंगे रॉ सिल्क के बारे में, रॉ सिल्क, उसके प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड, वही सब 4-5 जो टॉपिक्स हैं, ये कंडीशन ऑफ ग्रोथ, वेराइटीज़, मेथड ऑफ कल्टीवेशन, प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड, इनके बारे में, सब चीज़ के बारे में देखेंगे। नेचुरल रबर देखेंगे और अदर सोर्सेज देखेंगे, मतलब जो आर्टिफिशियल तरीके से रबर उगाई जाती है उसके बारे में देखेंगे। प्लांटेशन कैसा है साउथ ईस्ट एशिया में, प्रोडक्शन पैटर्न कैसा है, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा है। शुगर केन, शुगर केन में भी वही कंडीशन ऑफ ग्रोथ, प्रोडक्शन पैटर्न, इंटरनेशनल ट्रेड। शुगर बीट, शुगर बीट की जो शुगर बीट शुगर बीट अलग, चुकंदर क्या बोलते हैं इसको, याद नहीं आ रहा है, क्या बोलते हैं, आलू जैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, बोलते हैं शकरकंद बोलते हैं इसको, शकरकंद, ठीक है। इसके प्रोडक्शन पैटर्न के बारे में देखेंगे, शुगर इंडस्ट्री, शुगर कंजम्पशन, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं। फिर हम देखेंगे मिनरल रिसोर्स के बारे में। मिनरल रिसोर्स में टाइप्स ऑफ मिनरल दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मेटेलिक और एक होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल। ठीक, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल इन माइनिंग रीजन कौन कौन से हैं। ठीक है ना, माइनिंग रीजन में तुम्हारा झारखंड, छत्तीसगढ़, ये जो प्लेटू रीजन है ना, बहुत ज़्यादा डाइवर्स है मिनरल में। ठीक, अच्छा मेरे को बताना, जो झारखंड है ना, झारखंड कौन से स्टेट से अलग हुआ था और रीज़न क्या था अलग होने का, रीज़न फॉर सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ठीक, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइनिंग मिनरल एंड माइनिंग रीजन्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे प्रोडक्शन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड ट्रेड ऑफ मेटालिक मिनरल। फिर फेरस मिनरल में कौन कौन से आते हैं, आयरन ओर, फेरो एलॉय, नॉन फेरस, मैंगनीज, क्रोमियम, निकेल, टंगस्टन, एंटीमनी, कॉपर, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, जिंक, लेड, टिन। प्रीशियस मेटल्स में कौन, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। मिनरल केमिकल्स, माइका हो गया, पोटाश, फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फर। इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, परेशान ना हुआ। फिर देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स, किस तरीके से मिनरल रिसोर्स को कंजर्व किया जा सकता है। ठीक है ना भाई, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, अभी कोल क्राइसिस आ गया था। ठीक है, चलिए मूव करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ। देखेंगे एनर्जी की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है, क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, कन्वेंशनल एनर्जी लाइक कोल से एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है, उसको प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, प्रोडक्शन कितना होता है, कैसे होता है। फिर देखेंगे जनरल ट्रेंड ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। फिर देखेंगे जनरल ट्रेंड के बारे में, किसका, एनर्जी के प्रोडक्शन का और कंजम्पशन का। रिजर्व एंड सोर्सेस ऑफ एनर्जी, एनर्जी के रिजर्व कहाँ कहाँ पर हैं, कौन कौन से रिजर्व्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। और फिर देखेंगे सोर्सेस क्या हैं एनर्जी के। ठीक, किस तरीके से बेटर वे में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सकता है। कोल में नेचर क्या है कोल का, ओरिजिन कहाँ कहाँ से होता है कोल का, कंस्टिट्यूएंट और काइंड्स ऑफ कोल के बारे में, कोल फील्ड कहाँ कहाँ पर है, कोल का प्रोडक्शन किस किस जगह से होता है। ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं कोल के, उनके बारे में देखेंगे। कंजर्वेशन ऑफ कोल पेट्रोलियम, कंजर्वेशन तो चाहिए ना, क्यों, जब तक हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कैसे बचा पाएंगे। कुछ लोग यूँ कहते हैं कि अगर फ्यूचर के लिए सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही बैठे रहें, कुछ नहीं करें। ठीक है, तो भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर पिछले जो जनरेशन है अगर वो नहीं छोड़ते तो क्या आज हम यूज़ कर पाते, नहीं ना। ठीक है, चलिए पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में नेचर देखेंगे, पेट्रोलियम का प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ओरिजिन, रिकवरी, एक्सप्लोर कैसे किया जाता है पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे की जाती है, रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं। अच्छा मेरे को बताइएगा, जो पेट्रोलियम है ना, उसके रिजर्व्स कहाँ कहाँ पर हैं इंडिया में, इंडिया में। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हो गए अभी तक, ध्यान रखना, कमेंट बॉक्स में दे देना। पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग एरियाज कौन कौन से हैं। ठीक है, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोलियम, इसका भी सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल कंजम्पशन करना चाहिए। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड, हम कहाँ से पेट्रोलियम मंगाते हैं या हम किसको एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में देखेंगे पेट्रोलियम के। ओपीईसी, ठीक, ऑयल एंड पेट्रोलियम, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, इसी की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और उसके रोल के बारे में देखेंगे, ओपेक के रोल के बारे में देखेंगे। ठीक है, ऑयल ट्रेडिंग में। फिर देखेंगे नेचुरल गैस, उसके रिजर्व्स कौन कौन से हैं, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कितना किया जाता है, कहाँ से किया जाता है। ठीक, फिर देखेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, एडवांटेजेस क्या हैं, आइडियल कंडीशन क्या है जनरेशन की, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए आइडियल कंडीशन कौन कौन सी हैं, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है ना, फिर देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोटेंशियल हाइड्रो पावर,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के बारे में देखेंगे। फिर एटॉमिक एनर्जी पे आ जाते हैं। एटॉमिक के सोर्स मिनरल कौन कौन से हैं? यूरेनियम है ना। अब तो थोरियम को लेकर के भी चर्चा चल रही है। जो केरला है, केरला की जो मिट्टी है उसका नाम है मोनाजाइट, मोनाजाइट, मोनाजाइट सैंड। उसमें भरपूर मात्रा में थोरियम है। साइंटिस्ट थोरियम से यूरेनियम में कन्वर्ट करने की टेक्निक्स जो प्रोसेस होती है उस पर वर्क कर रहे हैं। अगर ये सफल हो जाता है तो इंडिया विल बी सुपर पावर इन एटॉमिक एनर्जी। ठीक है, बहुत ज़्यादा एटॉमिक एनर्जी मिल जाएगी फिर अपन को। चलिए, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, थोरियम, प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जो क्या है? एनर्जी ऑफ फ्यूचर। न्यूक्लियर एनर्जी पे बहुत वर्क किया जा रहा है। ठीक। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल, टाइडल, वेव, बायोमास और भी अल्टरनेटिव सोर्स हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज करें फ्यूचर के लिए। हाइड्रोजन एज एन अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स। ठीक है, माइक्रोबियल फ्यूल सेल, एनर्जी कंटेक्स्ट विद रेस्पेक्ट टू इंडियन सिनेरियो, एनर्जी प्लांटेशन। फिर देखेंगे एनर्जी को लेकर के कौन कौन सी क्राइसिस है। ठीक, चलिए मूव करते हैं इंडस्ट्रीज में। इंडस्ट्रीज में सबसे पहला टॉपिक देखेंगे हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। फिर देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, जिसमें देखेंगे प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस किसकी? प्रोडक्शन की। लोकेशन देखेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की। ठीक है, आई थिंक 1901 में टिस्को स्टैब्लिश हुआ था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर, है ना, जमशेदपुर। आई थिंक 1901 ही है। ठीक है ना। तो मुझे को बताना कि वो टाइम था ब्रिटिश का, ब्रिटिश पीरियड था। तो एक इंडियन ने, इंडिविजुअल इंडियन ने टिस्को कैसे स्टैब्लिश कर ली? ठीक है, एनालाइज करके बताना मेरे को। चलिए, अर्ली लोकलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आयरन मैन्युफैक्चर, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग की जाती है आयरन की। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ का। ग्लोबल स्टील प्रोडक्शन देखेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड और ग्रोथ पोटेंशियल क्या है स्टील इंडस्ट्रीज़ का। ठीक है, कितना कितना भागीदार कितनी भागीदारी है इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ में। फिर सीधे चले आएंगे हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में देखेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, इसमें देखेंगे लोकेशन, रिसेंट ट्रेंड इन लोकलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल्स। फिर देखेंगे वोलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें लोकेशन। फिर देखेंगे सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जिसमें हम देखेंगे रॉ सिल्क कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक, रॉ सिल्क से मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। सिल्क टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, सिंथेटिक सिल्क इंडस्ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनमेड फाइबर एंड फैब्रिक्स। फिर अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। उसमें देखेंगे इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, मशीन्स, एरियाज ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसमें टेक्सटाइल मशीनरी हो गई, अदर इंडस्ट्रियल मशीनरी हो गई, एग्रीकल्चर मशीनरी हो गई। और ये जो है ना, जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, जो ये कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज होती हैं, इनके जो गुड्स होते हैं ना, जो इनके गुड्स होते हैं वो एक कैपिटल की तरह काम करते हैं, जो अदर इंडस्ट्रीज होती हैं। इनके लिए तो ये गुड्स हैं, लेकिन इसके लिए जो अदर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कैपिटल का काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए थे एग्रीकल्चर मशीनरी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, जिसमें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, रेलवे कार एंड लोकोमोटिव इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज। रिसेंट ट्रेंड क्या क्या है एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे। फिर चले आएंगे केमिकल इंडस्ट्रीज पे। केमिकल इंडस्ट्रीज में देखेंगे कि क्लासेस क्या क्या हैं केमिकल्स की, ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं केमिकल इंडस्ट्रीज की, हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, प्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड अल्कालाइज देखेंगे। ठीक, राइज ऑफ केमिकल इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जिसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फॉस्फेट हो गया, पोटाश हो गया, एक्सप्लोजिव, ग्लास इंडस्ट्रीज के बारे में देखेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ग्लास। फिर एग्रो इंडस्ट्रीज पे मूव करते हैं।
एग्रो इंडस्ट्रीज में हम देखेंगे सिंथेटिक रबर इंडस्ट्रीज, ठीक। पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज, एसेंशियल कंडीशन क्या क्या है पल्प प्रोडक्शन के लिए, ठीक, उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड, प्रोडक्शन ऑफ पेपर एंड पेपर बोर्ड, फिर देखेंगे न्यूज़ प्रिंट के बारे में, इंटरनेशनल ट्रेड के कैसा है इसका, सेलिंग फीचर क्या है पल्प और पेपर इंडस्ट्रीज के, फिर देखेंगे सीमेंट इंडस्ट्रीज, फिर देखेंगे पेट्रोलियम रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज, उसकी लोकलाइजेशन के बारे में, साइट को कैसे सेलेक्ट किया जाता है पेट्रोलियम रिफाइनरीज के लिए। हमारे आगरा के पास मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ठीक है। हमारे यूपी के नरोरा में एक एटॉमिक पावर प्लांट भी है, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ ऑयल रिफाइनरी, हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे। वर्ल्ड पैटर्न ऑफ ऑयल रिफाइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में देखेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन्स में हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन्स के डिलिमिटेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल रीजन के बारे में देखेंगे। प्रिंसिपल इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ एंग्लो अमेरिका में यूएसए, कनाडा, वेस्टर्न यूरोपियन, सेंट्रल ब्रिटेन, वेस्टर्न यूरोप एंड सेंट्रल ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, फ्रांस, इटली, ईस्टर्न यूरोप, पोलैंड, फॉर्मर यूएसएसआर। अच्छा, यूएसएसआर से याद आया मेरे को बताना यूएसएसआर कब डिसइंटीग्रेट हुआ था, और कितनी कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हुआ था, ठीक है, कितनी कंट्रीज में डिसइंटीग्रेट हुआ था। चलिए, तो दोस्तों सिलेबस तो यहीं तक था और बाकी हम नीचे देखते हैं। इसमें रिसेंट डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया, ठीक है ना, ये सब उसका है करंट अफेयर्स का। कितना टाइम हो गया, 32 मिनट्स हो चुके हैं अब तक। चलिए आगे चलते हैं, 50 मिनट्स का राउंड का वीडियो कर लेते हैं इसको। लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, देखने दीजिए, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट तो नहीं है। चलिए देखते हैं, इसमें है रेल सेफ्टी फंड, नेशनल रेल प्लान 2030, लॉन्ग टर्म इरिगेशन फंड, ग्रीन कॉरिडोर कॉन्सेप्ट, अंत्योदय एक्सप्रेस, नेशनल हाईवे इंटरकनेक्टिविटी, व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट पॉलिसी, नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, सागरमाला प्रोजेक्ट, ऊर्जा गंगा गैस लाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, और ड्राफ्ट नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान, एयर सेवा पोर्टल, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर, चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, एपेक्स कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है एमसिप्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, वही था ना, एक 2013 वाला था, 2003 वाला था, 2013 वाला, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं। एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके बाद है लॉ कमीशन, कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न टर्मिनल मार्केट, टर्म्स इन ब्रीफ, इसमें ज़्यादा आप कुछ है नहीं, नीचे देखते हैं। टर्म्स इन ब्रीफ, ऑर्नामेंटल फिशिंग, ठीक है, रुपसिस, इथेनॉल ब्लेंडिंग, क्वेश्चन भी आ चुका यूपीएससी में, ठीक है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट एक्ट, ठीक है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि सिंचाई योजना,
नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, प्लेसेस इन न्यूज़, माजुली आइलैंड, लोकटेक लेक, बैरन आइलैंड, जेनेटिक गार्डन ऑफ हेलोफाइट्स, हम्बनटोटा पोर्ट, तिरुनेलवेली, सबरीमाला सर्किट, थेम्बली, अगरतला रेल लिंक, येतिनाहुल प्रोजेक्ट, कंट्रीज फर्स्ट वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, डीपेस्ट रेल प्रोजेक्ट, लॉस्ट कॉन्टिनेंट, जिलांडिया, साइक्लोन, वही सब चीज़ें हैं जो न्यूज़ में आती रहती हैं डेली। ठीक है, तो यही था ज्योग्राफी का सिलेबस। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे देखते हैं आगे क्या है। इंडियन सोसाइटी फीचर, ये मेंस का सिलेबस है। मैं मेंस में जब मेंस का सिलेबस डिस्कस करूँगा तब मैं इसको देखूँगा। ठीक है, तो अगला क्या रहने वाला है, पॉलिटी का सिलेबस देखेंगे अगले में। ठीक है, तो मैंने जैसा बताया है कि हिस्ट्री की मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो घंटी वाला बटन होता है प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, और लाइक द वीडियो। थैंक यू।